Good morning, students. In our last class, we have discussed the transportation in animals, right? किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र और बाकी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र एक सेल से या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक होता है और किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे सेल से होते हुए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचते हैं। सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक किस तरीके से होता है एनिमल्स में, दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी वाटर देते हैं, खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें जो हैं हम सॉइल में डालते हैं, राइट? तो किस तरीके से वो सॉइल से रूट में आती है और रूट से डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक जाती हैं, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू discuss here. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं वो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन जो कि लीव्स होती हैं, राइट? लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसके कारण लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है, राइट? तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली। अगर हम दूसरे रॉ मटेरियल्स की बात करें तो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो हमको दूसरे रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट हैं वो उसको अलग से लेने पड़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की ही रिक्वायरमेंट होती है या सिर्फ सनलाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है। हमको उसको मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र्स अलग से देने पड़ते हैं सो दैट इट गेट द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर मिनरल्स, राइट? हमको उसको वाटर भी देना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट को ज़रूरी होती हैं जो कि हमको उसको बाहर से देनी पड़ती हैं। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फर एंड अदर मिनरल्स। जो प्लांट्स हैं उनके लिए सॉइल बेस्ट रिसोर्स होता है, बेस्ट सोर्स होता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेने का, क्योंकि सॉइल में आपको पता है बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। न्यूट्रिशन इन द सेंस प्लांट के लिए न्यूट्रिशंस, राइट? क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होता है और भी दूसरे कई सारे मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फॉर देयर ग्रोथ। तो जो प्लांट्स हैं वो इसी सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट? द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. और ऑब्वियस ही बात है कि जब सारे न्यूट्रिएंट्स उसको सॉइल से मिल रहे हैं तो सॉइल से कैसे मिलेंगे? सॉइल से उसी पार्ट से मिलेंगे, प्लांट का वो पार्ट जो कि सॉइल के साथ कांटेक्ट में है, उसी पार्ट से उनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। और हमको पता है कि प्लांट का कौन सा वाला पार्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट में रहता है। सो वी नो दैट द रूट्स आर इन कांटेक्ट विद द सॉइल, राइट? जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में रहती हैं। इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. अगर roots और leaves के बीच की स्मॉल डिस्टेंस जो है वो कम है तो रॉ मटेरियल्स और एनर्जी जो है वो ईजीली पूरे प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से, राइट? डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अगर प्लांट की हाइट छोटी है तो इजीली जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर हैं, वो रूट से होते हुए बाकी प्लांट के पार्ट्स तक चले जाएंगे। लेकिन अगर जो प्लांट है वो बड़ा है या बहुत बड़ा कोई ट्री है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉरी बट इफ़
these distance become large because of changes in the plant body design, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। लेकिन ऑब्वियसली अगर प्लांट का साइज़ बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा ट्री है, तो उस केस में जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो उतनी आसानी से नहीं होती है, और जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं होती है टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन द लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स। वो सफिशिएंट नहीं होती है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए। A proper system of transportation is therefore essential in such situations। और उन situations में हमको एक proper system की ज़रूरत होती है जो कि ये जो transportation का work है वो efficiently कर पाए, राइट। छोटे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है डिफ्यूजन की प्रोसेस से, लेकिन जब प्लांट बड़ा होता है तो उस केस में आपको एक प्रॉपर रिसोर्स की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन को इजीली मैनेज कर पाए। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। अलग अलग प्लांट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और उनके अलग अलग पार्ट्स में न्यूट्रिशन की नीड जो है वो अलग अलग होती है। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्लांट के पार्ट्स को कम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट में भी वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से हर एक प्लांट की न्यूट्रिशन नीड्स भी अलग हैं और प्लांट के हर एक पार्ट की न्यूट्रिशन नीड्स भी अलग अलग हैं। Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues। ऑब्वियसली बात है, प्लांट्स खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एक ही पोजीशन पे स्टेशनरी रहते हैं। और जो प्लांट बॉडीज़ हैं उनमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। आपको पता है जो प्लांट की बाग्स होती हैं, जो ट्रीज़ की बाग होती हैं, उनमें काफ़ी सारे डेड सेल्स होते हैं, राइट। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और सिंस वो अपनी जगह पे ही हैं और जो आधे से ज़्यादा सेल्स हैं वो डेड हैं, इसलिए प्लांट्स को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए उनकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है किसी किसी प्लांट में। ऐसे प्लांट जो कि बहुत बड़े होते हैं या ऐसे ट्रीज़ जो कि बहुत बड़े होते हैं, उनमें ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्लांट के हर एक पार्ट तक आपको वाटर और मिनरल्स को पहुंचाना है, इसलिए एक बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है हमको टॉल ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल द कोकोनट ट्री, राइट। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। Plant transport systems will move energy stores from leaves and raw material from roots। जो प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं वो एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो फूड बना है वो लीव्स में बना है, तो लीव से वो फूड को हर एक प्लांट पार्ट तक पहुंचाते हैं। दूसरा, जो मिनरल्स है या जो वाटर है वो हमने सॉइल में दिया है, तो रूट से दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक ये पहुंचाने का काम भी जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही करता है, राइट। मतलब एक फूड को हो या वाटर हो या मिनरल्स हो, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कर रहा है। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the xylem, move water and the minerals obtained from the soil। और इसके लिए दो अलग अलग पाथवे होते हैं। पहला जो पाथवे होता है वो वाटर को कैरी करने का काम करता है, और दूसरा जो पाथवे होता है वो मिनरल्स को कैरी करने का काम करता है। ओके, दो अलग अलग पाथवे होते हैं। द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट।
बेसिकली प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, दो तरह के पाथवेज होते हैं। जो जाइलम है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल को या सॉलिड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, राइट। सो वाटर रूट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है, तो रूट से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स तक वाटर को ले जाने का काम कौन करेगा? जाइलम। और जो फूड लीव्स में सिंथेसाइज हुआ है, लीव्स में बना है, उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स तक, दूसरे प्लांट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट में बॉडीज़ में होता है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज़ इन डिटेल इन क्लास 9th। आप क्लास 9th में इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और किस तरीके से ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र का काम करते हैं। इन जाइलम टिश्यूज़ वेसल्स and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the plant। जाइलम टिश्यू में क्या होता है? जाइलम टिश्यू में वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ये सब इंटरकनेक्ट होकर एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसमें से वाटर जो है वो इजीली पास हो पाए, और जो वाटर है वो हर एक प्लांट के बॉडी पार्ट तक पहुंच पाए। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। और रूट्स के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर वो जो सेल्स होते हैं वो आयंस को इजीली टेकअप कर लेते हैं, मतलब वहाँ से हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। और जब इन्होंने वहाँ से टेकअप कर लिया तो जो आयंस हैं वो सॉइल से रूट में चले गए, जिसके कारण जो आयन का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। वाटर देयरफॉर मूव्स into the root from soil to eliminate this difference। और इस कारण से जो वाटर है उसको रूट्स से, वाटर therefore moves into the roots from the soil to eliminate this difference। और इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो वाटर है वो सॉइल से रूट में चला जाता है, राइट। क्योंकि आयन का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए जो वाटर है वो रूट से सॉइल में चला जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। और इसका मतलब ये कि इसके कारण एक स्टेडी मूवमेंट होता है वाटर का जाइलम में, मतलब जाइलम में वाटर का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। और इससे वाटर की एक धारा बन जाती है, एक कॉलम बन जाता है, और ये जो वाटर है, वाटर का लेवल जो है वो ऊपर जाता जाता है, और ऐसे करते करते वो ऊपर जाते जाते प्लांट के हर एक पार्ट तक जो है वो वाटर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो वर्क करता है। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज़ अनलाइकली टू बी इनफ to move water over the heights that we commonly see in plants। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that are commonly seen in the plants। और वाटर का ये जो प्रेशर होता है इस पूरी प्रोसेस में, वो नॉर्मली इतना प्रेशर होता है कि जो वाटर है वो इजीली हर एक पार्ट तक चला जाए। Plants use another strategy to move water in xylem upward to the highest point of the plant body। और जो plants हैं वो भी कुछ strategies का यूज़ करते हैं ताकि जो वाटर है वो हर एक वाटर जो है वो अपवर्ड मूव कर पाए और उनके हर एक बॉडी पार्ट तक इजीली चला जाए, राइट। तो इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में होता है। Now, provided that plants has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaves। आपको पता है
प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमाटास बोलते हैं, और इन स्टोमाटा के थ्रू एयर और वाटर का एक्सचेंज होता रहता है, राइट। और इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू वाटर का लॉस भी होता है, और वाटर का ये जो लॉस है उसको कौन कवर अप करता है? उसको रूट्स से एब्जॉर्ब किया गया जो वाटर है वो कवर अप करता है। In fact, evaporation of water molecules from the cells of the leaves create a suction which pulls water from the xylem cells of the root. जो water molecules evaporate होते हैं लीफ की सरफेस से, उनके कारण वहाँ पर एक संक्शन क्रिएट हो जाता है, और वो जो संक्शन है वो जाइलम सेल से वाटर को पुल करता है। मतलब वो संक्शन जो है वहाँ वहाँ वो उस प्लेस को फिल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल को वो एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? जाइलम सेल से। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और जब प्लांट से वाटर का इवेपोरेशन होता है या वाटर का लॉस होता है, और तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। दस ट्रांसपीरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल dissolved in it from roots to the leaves। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, जो कि लीव्स में डिसॉल्व होते हैं, जो कि फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। आपको पता है जो मिनरल्स और वाटर हैं वो रूट से ही दूसरे बॉडी पार्ट तक जाते हैं। सो जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है वो हेल्प करती है मिनरल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स को रूट से डिफरेंट प्लांट बॉडी पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती है, राइट। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ऑब्वियसली बात है जब ये एयर एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा है तो उसकी हेल्प से ये इनडायरेक्टली टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। और रूट प्रेशर का ये जो इफ़ेक्ट है वो नाइट के समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमाटा आर ओपन, द ट्रांसपीरेशन पुल बिकम मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। और डे टाइम में जब स्टोमाटाज ओपन होते हैं तब उस टाइम पर ये जो ट्रांसपीरेशन है वो ज़्यादा वाटर को पुल करता है अपनी तरफ, इसलिए डे टाइम में जो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ नाइट, राइट। नाउ हमने देख लिया कि वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। अब हम देखते हैं कि फूड मटेरियल और सॉलिड फूड मटेरियल्स का, या मिनरल्स हम बोल सकते हैं, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है प्लांट बॉडीज़ में। दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from the leaves. हमने वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट या जो स्टार्च बनता है वो उसका ट्रांसफ़र जो है, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरीके से होता है, और कैसे जो कार्बोहाइड्रेट है वो लीव्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर, वेयर दे आर फॉर्म टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the parts of vascular tissues known as phloem. हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जाइलम केवल लिक्विड मतलब कि वाटर को कैरी करता है, और जो सॉलिड मटेरियल है उसको कैरी करने का काम जो है वो फ्लोएम करता है। Besides the products of photosynthesis, the phloem transport अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। और ये जो फ्लोएम है वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के अलावा अमीनो एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस को भी कैरी करने का काम करता है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स। और ये जो सब्सटेंसेस हैं वो स्पेशली
कहाँ डिलीवर किए जाते हैं? रूट्स के और स्टोरेज ऑर्गन्स में, राइट, जहाँ पर वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं? ये चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है स्टोरिंग ऑर्गन्स में, जैसे कि रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड दूसरे ग्रोइंग ऑर्गन्स। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। और जो फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी, मतलब कि रूट से लीव्स तक भी और लीव्स से रूट्स तक भी, राइट। Unlike the transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy, right? फ्लोएम में क्या हो रहा था? सिंपल फिजिकल फोर्सेस के कारण वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, लेकिन फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। Materials like sucrose is transferred into phloem tissues using the energy from ATP। और इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस भी बनते हैं, जैसे कि सुक्रोज भी उनमें से एक होता है। जैसे ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है, वैसे ही सुक्रोज भी होता है। और जो सुक्रोज है वो भी फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है कुछ एनर्जी को ऑब्टेन करके। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। एटीपी क्या होता है ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और इसके कारण ऑस्मोसिस प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, राइट। सो इसके कारण जो मटेरियल हैं वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। और इसके अकॉर्डिंगली प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो मिनरल्स हैं या जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनका फ्लो या उनका ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन स्प्रिंग्स शुगर स्टोर्ड इन रूट्स or stem tissues would be transported to the buds which need energy to grow। स्प्रिंग सीजन में जो शुगर रूट्स और स्टेम में स्टोर्ड रहती है वो शुगर या वो स्टार्च या वो कार्बोहाइड्रेट बड्स तक चला जाता है। बड्स मतलब कलियाँ। क्योंकि उन कलियों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, राइट। तो प्लांट के जिस पार्ट को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो दूसरे पार्ट से एनर्जी उस पार्ट तक चली जाती है, सो दैट इट कैन ग्रो एंड एक बैलेंस बना रहता है पूरे प्लांट की बॉडी में, राइट। तो इस तरीके से प्लांट्स की बॉडी में न्यूट्रिशंस, वाटर, मिनरल्स और बाकी चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर with the help of two passages that are the xylem and phloem। Okay, so in this way we have studied the transportation of water and minerals in the plant bodies, right? Now in our next class we are going to start our next topic, that is the excretion। किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। All these things we are going to discuss in that lecture। So that's all for today's class, students. Thank you.